नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप कुमार आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग जो है करंट अफेयर की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 6 मंथ की करंट अफेयर की बुक होती है, जिसे हम घटना सार बोलते हैं। तो इसमें हम क्या कवर करेंगे भाई? इसमें हम कवर करेंगे 1 जनवरी 2025 से लेकर 2 जुलाई 2025 तक के सारे महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर के टॉपिक। पहले हम लोग थ्योरिकल कवर करेंगे, फिर उसके बाद में जो है क्वेश्चन आंसर के रूप में भी इसे हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है या ये जो बुक है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इवन आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप जो है इस बुक का सहारा ले सकते हैं। करंट अफेयर आप यहां से अपनी तैयार कर सकते हैं। आगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, पीसीएस का हो, चाहे आपका पिट का हो, ठीक है ना, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, चाहे आपका एस 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 सी सीजीएल का हो, ये किसी का भी हो, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है करंट अफेयर के लिए भी। इस बुक की एक खासियत और है, अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन होगा, जो टॉपिक से संबंधित होगा, तो वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टैटिक पोर्शन भी दिया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं भाई। तो देखिए, ये तो इन्होंने जो है ना एमसीक्यू फॉर्म में दिए हैं। तो ये तो जैसे वन लाइनर में दिए, इन्हें तो हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम थ्योरिकल कवर कर लेते हैं। थ्योरिकल पढ़ेंगे तभी तो हम आंसर जान पाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा हमने थ्योरी कवर की है, क्या हम उसके आंसर भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना आपको पड़ेगा, क्योंकि अब हमें चलना पड़ेगा फिर कहाँ पे, जो है जो थ्योरिकल इसका पोर्शन है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, आप एक वीडियो देखें और उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई जो है करंट अफेयर कैसे, मतलब कैसी सही है कि कैसी है। ये सब तो अभी वन लाइनर के रूप में इन्होंने दे रखे हैं। हमें चलना है सबसे पहले कहां पे भाई, जो थ्योरिकल पोर्शन है। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे हमें आना पड़ेगा मेरे हिसाब से। ओ जी बिल्कुल, यहां से देखो ये वन लाइनर समाप्त होते हैं और ये हमारा आ जाता है थ्योरिकल पार्ट, राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, जिसे हम हाफ ईयरली करंट अफेयर भी कहते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी संदेह कि पता नहीं ये जो है इसमें प्रॉपर तरीके से दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, तो सबसे अच्छा आप प्रूफ पे चलिए। जो भी 2025 में पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेना, और जो भी आपका जैसे अभी आरओ का हुआ है तो उसके क्वेश्चन पेपर देख लेना, जो भी 2025 में हुए तो उसके क्वेश्चन देख लेना, और आप मैच कर लेना कि मतलब जो है क्वेश्चन फंस रहे कि नहीं फंस रहे। अगर आपको बिलीव हो तब आप कंटिन्यू हमारे साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, पहला जो है राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी, मतलब ये राष्ट्रीय घटनाओं पे आधारित है, इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय भी इसमें कवर करवाया जाता है। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? पहला हमारा टॉपिक है केरल। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी हाईलाइट है, पहले से मैं बता भी दूंगा कि आपको ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना चाहिए। केरल 2020 से 25 के संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। फिर कह रहा 27 जून डिटेल के साथ में कवर करेंगे 2025 को, केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए कह रहा इसकी प्रभावशीलता जो मूल्यांकन रिपोर्ट आई है उसमें भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। राज्य घोषित किया गया है। हमें दो राज्यों के नाम भी ध्यान रखने, एक तो जो नंबर फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला, सभी राज्यों के नाम हमें ध्यान नहीं रखना है। स्पेशल अगर आप यूपी पीसीएस का दे रहे हैं तो यूपी का स्थान भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो केरल कितना स्कोर रहा है इसका? 76.22% रहा, बहुत अच्छा। फिर नंबर 2 पे कर्नाटक ध्यान रख सकते हो 74.24, और इसका क्या रहा? अच्छा रहा। अब कॉमन सेंस से ये ध्यान रख सकते हो दोनों ही राज्य आपके दक्षिणी है, कभी कभी कॉमन सेंस बहुत काम करता है। ठीक है,
आइए इसमें कुछ और देखते हैं। इसमें कुल 438 संरक्षित क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस आरओ वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। एसआई में भी इवन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इतने आसान नहीं बनेंगे फैक्ट के रूप में। कह रहा है केरल प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो आपका जो है क्या भाई यहाँ से जो स्टैटिक पोर्शन है कंप्लीट नहीं हो रहा है क्या। कह रहा केरल का जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो देश का शीर्ष पार्क माना गया है। इसके अनुसार तो आपको ध्यान रखना है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, केरल में है। देखो टाइम लगेगा लेकिन पढ़ाऊंगा सही, पढ़ाऊंगा अच्छा, ठीक है ना। तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और जब भी नेशनल पार्क के जो नाम आए जो हाईलाइट हो तो उन पे आपको विशेष फोकस करना, अधिकतर वही नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है भाई पार्क दुर्लभ 16 घास, बिल्कुल पूछा जा सकता है 16 घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया केरल में पाए जाते हैं। और अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इराविकुलम, ठीक है। नीलगिरी ताहर, बिल्कुल भाई तमिलनाडु केरल में पाई जाती है, लेकिन इस वाले नेशनल पार्क में स्पेशली आप नीलगिरी ताहर का निवास है ये। या प्रसिद्ध नीलकुंजी फूल जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। यूपीएससी ऐसी स्पीसीज होती है चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो जीव जंतुओं की, बहुत पूछता है। तो ध्यान रखना नीलकुंजी फूल भाई आ सकता है, न्यूज में था, कहाँ पाया जाता है तो दक्षिण भारत में स्पेशली केरल और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना। और चीज कंप्लीट करते हैं भाई, इसमें और भी बताया गया, कह रहा है कि जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर का है तो उसका भी स्कोर बढ़िया रहा है। फिर मत्केट्टन 16 केरल का राष्ट्रीय उद्यान, उसका भी स्कोर बढ़िया रहा है। तो आपको यहाँ से स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट करवाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। पर वीडियो पसंद आएगी। अब ये चीज हमें पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है, ये चीज हमें पढ़ने की जरूरत जो है नहीं है, ठीक है ना। जो चीज इंपॉर्टेंट चीज होगी वही पढ़ाएंगे। फिर शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0, ये पूछा जा सकता है किसने जारी किया, तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने जारी किया है, 18 जून 2025 को जारी किया है, ठीक है ना। और इसको शॉर्ट में पीजीआई बोलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बोलते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कह रहा है कि इसमें जो है सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो स्कूली शिक्षा प्रणाली है उसको कवर किया गया है, उसका मूल्यांकन किया गया है। कह रहा है कि यह पीजीआई का संशोधित संस्करण है जिसे पहली बार वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया। भाई आपका स्टैटिक पोर्शन देखो यूपीएससी क्या करती है, ऐसे तो लिंक करती है जो वर्तमान में टॉपिक करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट रहा है उसको स्टैटिक पोर्शन के रूप में वो जो है रिलेट करके पूछ लेती है। तो पहली बार कब जारी किया गया था, 17-18 में। फिर आगे प्रमुख संकेतक इसके क्या है, 73 संकेतक हैं जो 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित हैं, जिसके कुल स्कोर मतलब इसमें जो है कुल स्कोर कितना होता है, तो 1000 से 1000 अंकों तक स्कोर इसमें जो है राज्यों को दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो भाई कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे नंबर पे। कह रहे सूचकांक में चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान दिया गया है, 719 अंक मिले हैं। तो चंडीगढ़ को ध्यान रखना, कह रहा है प्रचेष्टा बन तक पहुंचने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। आगे की न्यूज आप मोटे तौर पे ये ध्यान रख सकते हो कि भाई इसमें कितनी कैटेगरीज बनाई है, तो 10 कैटेगरीज बनाई गई हैं। आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ कभी कभी न्यूज में जरूर पूछ लेता है, मतलब ज्यादा डिटेल में पूछेगा तो अंतर कितना, तो भाई 10-10 का अंतर है, आसान एकदम 10 तक है, फिर 11 से 20, 21 से 30, इस तरीके से 100 तक है, ठीक है ना। फिर हाँ ये वाली न्यूज देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टैटिक पोर्शन को भी लिंक करके ही पढ़ाऊंगा, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। जो भी आप टाइम यहाँ पे देंगे रियल में आपकी जीएस मजबूत होगी, करंट अफेयर भी मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, आपने भाई साइलेंट वैली का नाम सुना होगा केरल वाली, आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा बेंगलुरु वाली। अब एक और आ गई है क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, कहाँ स्थापित की जाएगी, कह रहा विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान भारत ने क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत कहाँ स्थापित की जाएगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। ये विजयवाड़ा में स्थापित नहीं की जाएगी, यहाँ पे तो डिसीजन लिया गया है
आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती में ये भारत देश की पहली क्वांटम जो कंप्यूटिंग वैली है उसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। करें इसकी स्थापना जनवरी 2026 तक की जा सकती है। तो बस हमारे ये जो है इतने ही काम की चीज है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कब ये शुरू हो सकती है? 2026 तक शुरू हो सकती है, ठीक है। और ये चीज हमारे काम की नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई। बिल्कुल, केरल में भारत का पहली तितली अभ्यारण्य, जहां पर भी आपने स्टैटिक पोर्शन में अभ्यारण्य लिखे हो तो वहां पर एक पोर्शन जो है आपको और भी बढ़ा लेना है, अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, तुरंत दिमाग में आएगा भाई उसका नाम क्या है, क्योंकि पहला है तो नाम भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में भाई केरल तो एक राज्य, किस क्षेत्र में, कहां पर, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है, तो आइए इसको भी कवर करते हैं। 18 जून 2025 को केरल राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने, अब ध्यान रखना जैसे पीसीएस में वो स्टेटमेंट बना देगा कि भाई जो है जो वन्य जीव बोर्ड है, जो भारत का वन्य जीव बोर्ड है उसने स्थापित किया है, बल्कि गलत हो जाएगा। केरल राज्य का खुद वन्य जीव बोर्ड है, उसने स्थापना की है इसकी, ना कि भारत के वन्य जीव बोर्ड ने। तो देखो माइनर से यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा केयर करके हमें पढ़ना है। केरल के वन्य जीव बोर्ड ने राज्य के अरलम अभ्यारण्य को, अब नाम इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आपने कभी भी पढ़ा ही नहीं होगा, पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया। और यही जब आ जाएगा मैचिंग के लिए भाई अरलम अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप तो बोलोगे हमने तो जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, बल्कि ये करंट अफेयर का टॉपिक है ना, करंट अफेयर का टॉपिक है, तो इसको ध्यान में रखना है। केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। आपने अभी तक पढ़ा होगा अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम जो है अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है ना, तो ये जो है मतलब उसमें चेंजमेंट किया गया। इस तितली का नाम क्या है? बटरफ्लाई सफारी ट्रेल, बटरफ्लाई सफारी ट्रेल, यहाँ पे तितली पाई जाती है। यूपीएससी में स्पेशल ऐसे टॉपिक फोकस करती है, तो पूछेगी कि न्यूज में रही सफारी ट्रेल क्या है, तो हम मतलब जो है ट्रोली हो जाएंगे, हमसे ये क्वेश्चन ट्रैक होगा ही नहीं, ठीक है ना। फिर और इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है भाई, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा का आयोजन किया गया। कहां? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये है क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भाई पहली महासभा है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है, साथ साथ में स्टैटिक में भी जोड़ सकते हो इसे कि भाई अगर मान लो ऐसा कोई संगठन है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करेगा, उससे उस डिपार्टमेंट से संबंधित जो मंत्री होगा तो उसके चांस ज्यादा है वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया क्या है ये आईबीसीए, क्या है भाई, तो आईबीसीए को देख लेते हैं। करिए 7 प्रमुख जो बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं तो उनसे संबंधित एक आयोग है, इसमें किन किन प्रजातियों को शामिल किया जाता है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इनको शामिल किया गया है। कराया नई दिल्ली 16 जून 2025 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की। भाई डेट भी इंपॉर्टेंट है। अब पीसीएस जो 2025 में हुआ था जनवरी, उसकी करंट अफेयर देखना, उन्होंने डेट मैच करवा ली है, डेट दी नहीं है, 4 इवेंट्स के नाम दिए हैं, बताया कि बताओ इन्हें मतलब क्रम से लगाओ, पहले किसका आयोजन हुआ, दूसरी बार किसका आयोजन हुआ, लास्ट में किसका आयोजन हुआ, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 16 जून 2025 को, ठीक है। और देखें कह रहा जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर आईबीसीए की घोषणा की थी 2024 में, मतलब वैसे तो 2023 में नरेंद्र मोदी जी जो है 2023 में नरेंद्र मोदी जी जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर होता है तो उस पे भाषण दे रहे थे, तो उसमें इन्होंने इस चीज का जिक्र किया था, लेकिन इसकी स्थापना पूछे प्रॉपर आईबीसीए की कब की गई, तो 2024 में की गई। ये भारत की ही देन है। भारत में 2 अंतरराष्ट्रीय ऐसे संगठन, क्या कह सकते हो, ऐसे वो होंगे जिनका हेड ऑफिस है, जैसे कि आप आईएसए का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और एक आईबीसीए हो गया, आईबीसीए इसका तो गुरुग्राम में है और इसका खुद कहां होगा, दिल्ली होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, समझते हुए चलना भाई। थोड़ा सा और देख लेते हैं। आईबीसीए मार्च 2024 में बता चुका हूं भाई, बता चुका हूं, ठीक है ना।
कह रहा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है दुनिया भर में, जो मैंने आपको 8 प्रजातियां बताई है, 7 प्रजातियां, तो उनका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। कॉमन सी बात है यहाँ पे, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व के 9 देशों ने अपनी भागीदारी की फिर से पुष्टि की है। कौन कौन से? भूटान इसका मेंबर है, कंबोडिया है, एस्वातिनी है, गिनी है, भारत तो है भाई। जब भारत ही इसकी स्थापना कर रहा है, उसी ने इस पहल की शुरुआत की है, तो वो तो है कॉमन सेंस बात है। लाइबेरिया है, सूरीनाम है, सोमालिया है और कजाकिस्तान है। तो ओवरऑल इनके नाम आपको पढ़ लेने, अगर नहीं ध्यान रहते कोई बात नहीं, पढ़ लेने ओवरऑल, ठीक है। और देखिए भाई, देखो जो चीज नहीं पढ़नी है तो उसे छोड़ना है, नहीं तो फिर आप कम से कम 2 महीने में ना इसको समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि कम से कम मेरे ख्याल से 250 के आसपास में पेज है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको एक बार नहीं बार बार पढ़ना है, जो चीज अनावश्यक है उसे हमें छोड़ना है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। HAL का इसरो से SSLV तकनीकी हस्तांतरण समझौता क्या है कि कह रहा है बेंगलुरु की जो कंपनी हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने 21 जून 2025 को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 511 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह अनुबंध प्राप्त किया है। बस इसमें हमारे काम की चीज इतनी ही है, किसने किसके साथ में समझौता किया है। बहुत ज्यादा तो इसका अमाउंट पूछ सकता है कि भाई कितने करोड़ रुपए, तो 511 में बस, और हमें जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ऊपर वाला भी मैंने काट दिया है, ये मैं सब चीज पढ़ चुका हूं, तब मैंने ऐसे नहीं मतलब जो है इसको हाईलाइट किया, जो इंपॉर्टेंट कुछ है ना उसी को हाईलाइट किया। कह रहा दसॉल्ट, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, दसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फॉल्कन 2000 जेट का उत्पादन, फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट। राफेल नाम आपने सुना होगा, जो विमान है तो उसको ये बनाती है। कह रहा फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की है कि वह फॉल्कन 2000 LX बिजनेस एक्जीक्यूटिव जेट इसको भारत में बनाएगी। शॉर्ट में मैंने बता दिया, इसको भारत में बनाएगी। अब कहां बनाएगी भाई? अगर बनाएगी तो कहीं कहीं अपना प्लांट जो स्थापित करेगी, लेकिन कहां स्थापित करेगी? दसॉल्ट एविएशन ने हैदराबाद में लड़ाकू विमानों के धड़ के निर्माण के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हैदराबाद संयंत्र में 2028 में यह उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर जब प्लांट लगा ही लिया, थोड़े दिनों के बाद में उसमें प्रोडक्शन होना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगर कुछ भी आपको मिस्टेक लगती है, अगर कुछ भी आपको सजेशन देना है, तो आपका सजेशन हमारे लिए हमेशा ही वेलकम है, ठीक है ना। तो जरूर दें अपना सजेशन। आगे देखते हैं। फॉल्कन 2000 LXX बिजनेस एक्जीक्यूटिव जेट का निर्माण महाराष्ट्र के उस, वो तो हमने पढ़ा था अभी वहां हैदराबाद में, उसका धड़ जो जेट होगा उसका धड़ मतलब सामने का हिस्सा निर्माण होगा, लेकिन पूरा ये असेंबल कहां होगा, पूरा बनेगा कहां, यही समझना जरूरी है। नहीं तो वो थोड़ा घुमा देता है, हमें पता है लेकिन हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो हमसे गलत हो जाता है। कह रहा है कि यह जेट का पूरा निर्माण महाराष्ट्र के मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र, भाई आरोप पूछा गया था विशेष आर्थिक क्षेत्र में से कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। दसॉल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड नागपुर सुविधा में किया जाएगा, तो ध्यान रखना महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी कहा तो नागपुर में, ठीक है ना, नागपुर में। और देखें भाई, ऐसा क्वेश्चन आरोप पूछा गया था चंद्रयान 3 को लेके कि कौन सा देश बन गया है ऐसा करने वाला भारत। यहाँ पर भी देखो, भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एक्जीक्यूटिव जेट बनाने वाली क्षमता होगी, ठीक है ना। तो 5वां देश बनेगा ऐसा, बिल्कुल। ये देखो भाई, सैफ्रॉन और हाल में लीप इंजन के पास बनाने का समझौता हुआ है। तो देखते हैं इसको। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पेरिस एयर शो के दौरान हुआ है। पेरिस एयर शो के दौरान कई समझौते हुए, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या समझौता हुआ आगे देखते हैं भाई, क्या समझौता इन्होंने किया है। बस इतने ध्यान रखो, समझौता किया है, ठीक है ना। फिर अगला है, केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की। अभी तक हम 2011 की जनगणना जो है वो पढ़ रहे हैं। अब थोड़े दिनों के बाद में आपको जो है नई जनगणना मतलब 16वीं जनगणना पढ़ने के लिए मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा समय, तब तक जो है
आप पढ़ के एग्जाम को निकाल ले, नहीं तो हमें रटी हुई है 2011 वाली, फिर से हमें नेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी, डेटा उसमें बदल जाएगा। ठीक है, कह रहा केंद्रीय गृह मंत्री, अब देखो रिलेट कैसे वो करता है, कहता है कि बताओ भाई जो जनगणना होती है उसका डाटा कौन जारी करता है, तो वो भी मुझे पता है, वो भी हम लिंक करके बता देंगे, है ना। कह रहा केंद्रीय गृह मंत्रालय, अगर मंत्रालय पूछे तो भाई केंद्रीय गृह मंत्रालय, लेकिन अगर वो मंत्रालय ना पूछ के आयोग पूछे तो दूसरा आयोग है, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्रालय। कह रहा उसने जो है अधिसूचना जनगणना की जारी की है, और ये कौन सी जनगणना है, तो 16वीं, 2011 वाली 15वीं थी, ठीक है ना। कह रहा इसमें पहली बार जातिगत गणना भी शामिल होगी, पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ऐसे पहली जहां पे आ जाए आपको अलर्ट हो जाना, ठीक है ना। कह रहा यह देश की पहली डिजिटल जनगणना भी होगी, भाई डिजिटल भी होगी जनगणना, और पहली जातिगत जनगणना भी होगी, तो हमने याद कर लिया इसे। कह रहा है स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी, इसी पॉइंट को तो हम ऊपर देख चुके हैं, इसी पॉइंट को हमने ऊपर जो है देख लिया। कह रहा है कि वैसे तो भाई जनगणना पहले होने वाली थी, लेकिन सभी को पता है कोविड-19 महामारी के कारण में ये डिले हो गया, ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी देख लेते हैं। यहाँ जनगणना अब तक की 16वीं होगी, मैंने पहले बता दिया। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी और 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। चरण क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जो आरओ का एग्जाम हुआ है 2025 वाला, उसमें उसने पूछा कि जो लोकसभा इलेक्शन 2024 में हुए तो कितने चरणों में आयोजित किए गए, तो क्या भैया ये नहीं पूछा जा सकता है, ये तो 10 साल में एक बार होती है और चुनाव तो 5 साल में होते हैं, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। रियल में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बस आपका चाहिए क्या, हमें साथ चाहिए। भारत नार्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा, भारत नार्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा, ठीक है ना। क्या क्या है, कह रहा भारत ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, भारत की ये कंपनी और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसमें कह रहा है कि पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत इसके बनाने का जो है डिसीजन लिया गया है और इसके संबंध में समझौता हुआ है। समझौता किसने किया है, 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्हें ध्यान रखना, ऑप्शन में मोदी दे देगा तो भैया गलत हो जाएगा, कौन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, ठीक है ना, उन्होंने इस समझौते पर क्या किए, साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी ध्यान रख सकते हो कि भाई जो ध्रुवीय अनुसंधान है ना, भारत के 3 ध्रुवीय अनुसंधान है वहां पे पहले से, जो दक्षिणी ध्रुव है भारत का, सॉरी मैं कह रहा हूं भारत का, पृथ्वी का, जैसे एक मैत्री है, मैत्री के बाद में भारती है, गंगोत्री है, 3 है वहां पे, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला, जहां पे पहला आ जाए आपको अलर्ट हो जाना है, आपको अलर्ट हो जाना है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, तो एक्सप्रेस वे का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, इसको ध्यान रखना है। कहां पे किया जाएगा, तो राजस्थान का जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वहां पे किया जाएगा। अब देखो स्टैटिक पोर्शन आपका मजबूत हुआ कि नहीं भाई, आपने ये भी पढ़ लिया कि राजस्थान में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वो है, तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, और तो ज्यादा काम की चीजें है नहीं, जो भी काम की चीजें होंगी हम बताते हुए चलेंगे आपको, ठीक है ना। भारत में खुरधारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन, अभी तक आपने हाथियों की जनगणना पढ़ी होगी, शेरों की, बाघों की, इनकी पढ़ी होगी, अब भाई एक और आ गया खुरधारी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं ना वो इन पे आधारित होते हैं, इन्हीं को तो वो अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनकी भी जनगणना की गई। आइए देखते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए जो बाघों की जनगणना कराती है, कहना कह रहा उसने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कह रहा इस जनगणना को किया है, और क्या इसने बताया, कह रहा रिपोर्ट में चीतल, ध्यान रखना, सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला खुरधारी स्तनधारी है जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रह सकता है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना कौन सा खुरधारी जीव पाया गया इस जनगणना के अनुसार, तो चीतल, चीतल पाया गया, ठीक है ना, चीतल। और देख सकते हो
कह रहा अन्य प्रजातियों में वो सबसे ज्यादा, कह रहा और अगर प्रजातियां देखें तो नीलगाय, आपने देखा होगा अगर देहात में रहते हैं, भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है, मृग प्रजाति है। स्टैटिक पोर्शन में फैक्ट बना के दे देगा यूपीएससी जैसे एग्जाम में या पीसीएस में भी तो देने लगे, कहेगा कि भाई बताओ कि जो है नीलगाय मृग की प्रजाति है, तो शायद आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा कि मृग की प्रजाति है, लेकिन मृग की ही प्रजाति है। मृग से बोलते हैं हिरन, आपने देखा भी होगा हिरन कितनी तेज भागता है, और भाई नीलगाय भी तो बहुत तेज भागती है, तो उसी की ये प्रजाति है, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कम समय में समझाते हुए, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं करंट अफेयर में आपको सभी कंप्लीट कराए जाए। कह रहा भारत 2026 से 28 तक अवधि के लिए इको शॉक के लिए चुना गया है। इको शॉक ये क्या है, तो आपने यूएन का नाम सुना होगा, यूएन, इसका इसका एक ये क्या है भाई, इसकी एक यूनिट है, इसके 6 भाग हैं, इसके 6 भाग हैं यूनिट के, जिसमें से इको शॉक भी है। तो आइए कवर करते हैं इसको। कह रहा संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक इसका नाम है पूरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा इसके जो मेंबर हैं वो 5 क्षेत्रीय समूहों से हो सकते हैं, अफ्रीका से हो सकते हैं, एशिया प्रशांत पूर्वी यूरोपीय के हो सकते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के भी इसके मेंबर हो सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्रों की श्रेणी में, क्योंकि भैया भारत एशिया और प्रशांत में ही तो आता है, कह रहा लेबनान भारत के साथ साथ में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान तथा चीन के साथ चुना गया है। ये भी अवधि भी इंपॉर्टेंट है, 26 से 28, ये भी पूछ सकता है कितने सालों के लिए, तो एक नहीं भाई 2 सालों के लिए भारत को इसका जो है अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत के अलावा तीन कंट्री के नाम आप ध्यान मत रखो, ऐसे कितने कंट्री नए नए हैं आप कैसे ध्यान रख पाओगे, तो छोड़ ही दो इसको, इसको छोड़ दो। अब देखो स्टैटिक पोर्शन भी आपका मजबूत होगा। इको शॉक की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में हुई थी। तो अभी बता चुके हैं कि भाई यूएन जो है उसके 6 अंग हैं, उसके कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, है ना। और डब्ल्यूबी के जो वर्ल्ड बैंक है तो भाई उसके 5 है। मैं एक दिन जो है एमसीक्यू करा रहा था तो कोई स्टूडेंट्स बोल रहा था कि सर 5 है, जबकि मुझे पता था वर्ल्ड बैंक के 5 हैं लेकिन यूएन के 6 हैं, ठीक है ना, यूएन के 6 हैं। तो आपका ये भी टॉपिक जो कंप्लीट हुआ स्टैटिक रूप में कि भाई इसकी स्थापना और यूएन की स्थापना 1945 में ही की गई है। कह रहा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, तो भाई न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। भारत का कार्यकाल कब से शुरू होगा, भाई जब से आपको टैगलाइन जहां पर भी दिख जाए ना ऐसे अध्यक्षता वाली या स्पेशल कोई, तो उस पर फोकस करना, क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। भारत का 3 वर्षों का कार्यकाल, सॉरी मैंने 2 बोल दिया, 3 वर्षों का कार्यकाल 1 जनवरी भाई 26, 27, 28, बिल्कुल 26 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक का होगा, ठीक है ना। बस और एक चीज और ध्यान रखो, भारत ने हराया किसको है, तो भारत कह रहा है 187 वैध वोटों में से 181 वोट जो है भारत ने प्राप्त किए हैं, और हराया किसको है भाई, इसमें दिया नहीं है, मैंने पढ़ा था एक बार, जस्ट अभी ऊपर दिया होगा, आई थिंक देख लेते हैं भाई। अच्छा हाँ शायद नहीं दिया, ठीक है ना, शायद नहीं दिया, किसी कंट्री को हराया है भारत ने वहां पे। चलो आगे देखते हैं, भारत 2025 से 28 अवधि के लिए, अब देखो यहाँ पर भी भारत इसका जो मेंबर चुना गया, यहाँ पर भी ध्यान रखना इसका भी अध्यक्ष भारत चुना गया है, और एक हम और अभी नीचे संस्था संगठन है उसको पढ़ेंगे, उसका भी अध्यक्ष जो है भारत को ही चुना गया। तो जब आपको ऐसे सेम टॉपिक मिल जाए, जैसे भारत को 3-4 संगठनों के अध्यक्ष जो है चुना गया, तो उनको आप एक साइड में लिख लें ताकि उनको आप बार बार दूसरे तीसरे दिन देखते रहें। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यूपीएससी ने भी पूछे हैं। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, इसकी फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव है सॉरी साइंस। कह रहा 25 से 28 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है, 25 से 28 तक की, इसकी कब से कब तक थी, 26 से 28 तक थी। तो आप लास्ट का ईयर ध्यान रखिए 2028 ही है दोनों में। फिर कह रहा भारत 1998 से इसका सदस्य है। भारत ने श्री वी श्रीनिवास को इसके अध्यक्ष पद के रूप में जो है चुना है, नॉमिनेट किया है। भारत पद के लिए भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बहरीन ने नामांकन किया था। हाँ इसमें मैंने पढ़ा है। अंतिम परिणाम में क्या हुआ, भारत ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, बस इतना ध्यान रखो, ऑस्ट्रिया को भारत ने क्या किया, हरा दिया, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं,
देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन। बिल्कुल ऐसे ऐसे वर्ड जिनसे हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्वेश्चन आते हैं कि भारत जिन क्या है, तो ये ध्यान रखो भाई, देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब देखते हैं इसको। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने 2 जून 2025 को भारत जिन, इसमें क्या है, भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, स्वदेशी रूप से विकसित, ये कुछ नहीं पोर्टल है, एक क्या है, पोर्टल है, इसका अनावरण किया है। और कितनी भाषाओं में, 22 भाषाओं में जो है ये बातचीत कर सकता है, आपको जवाब दे सकता है। आगे देखते हैं। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। यह 22 भारतीय भाषाओं, 22 भारतीय भाषाओं, वही 22 भारतीय भाषा है जो संविधान में वर्णित है। संविधान में भी तो भाई 22 भाषाएं हैं। प्लस आप ये भी ध्यान रख सकते हो 24 भाषा में क्या दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 23 फसलों को क्या दिया जाता है भाई, एमआरपी दी जाती है। तो ये भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको इसमें जो ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। समझ में आ गया। विश्व का सबसे ऊंचा चेनाव रेल ब्रिज, स्टैटिक रूप में भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खात। आपने अभी तक ये तो चेनाव वाला सुना होगा, हो सकता है रील भी इसकी देखी हो, करंट अफेयर में पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में ये भी तो इंपॉर्टेंट है, पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खात। भाई पुल जो है कई प्रकार के होते हैं, एक ब्रिज ऐसा होता है उसमें नीचे कुछ पिलर्स नहीं दिए होते, बस केबल पे ऐसे ऐसे करके टांग दिया जाता है उसको, ठीक है ना। तो जो अंजी खाज है वो भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। समझ गए। दोनों कहां है, दोनों ही आपके जम्मू कश्मीर में। थोड़ा सा हमें डिटेल करना पड़ेगा। मोदी जी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पर चिनाव रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, और कह रहा है कि चिनाव की एक सहायक नदी है अंजी खाद नदी, अंजी नदी, कह रहा उसी पे अंजी खाद ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। दोनों का उद्घाटन इन्होंने साथ साथ किया है। कह रहा है कि दोनों ये पुल जो है ये रियासी जिले के कौरी और बक्कल को जोड़ता है। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कहां किसको जोड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कौरी और बक्कल को आपस में जोड़ता है। और देख लेते हैं, चिनाव रेल ब्रिज रियासी जिले में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। आर्क ब्रिज है, आर्क ब्रिज है वो भी, जो कि जिसकी हाइट कितनी है, 359 मीटर है। और बस ये चीज नहीं ध्यान रखना है, ठीक है ना, 359 की ध्यान रखो, हाइट ध्यान रखिए। आगे देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, कि इस पुल में जो है किसने किसने अपना योगदान दिया, तो कह रहा है इस पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा तथा नीब आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा डिजाइन की गई है। इसके साथ साथ में आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने भूकंप से संबंधित भी अपना कुछ योगदान दिया, ताकि भूकंप वगैरह आए तो इसको मजबूती के साथ में बनाया जाए, ये गिरे ना, ठीक है ना। फिर अंजी खाल, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, केबल स्टेड रेल ब्रिज है, जो कि चिनाव रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। अब यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा ना, मतलब अभी तक हम सब ये पढ़ते हैं कि सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन सा है, लेकिन अगर उसने दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो है पूछ लिया तो वहां पे दिक्कत होगी, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कुल मिला के भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। और अगर वो पूछ ले केबल स्टेट रेल ब्रिज सबसे ऊंचा कौन सा है, तो फिर वो नहीं होगा आपका, चिनाव ब्रिज नहीं होगा, तो अंजी खाद होगा, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चिनाव और अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा, मतलब इस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। लागत भी 43,700 करोड़ रुपए की लागत आई है। और जो भी पॉइंट छूट गए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यकीन करिए। भारत ने 2025-26 सत्र के लिए एपीओ की अध्यक्षता ग्रहण की। अभी मैंने आपको बताए थे, तो आपको इन्हें एक साइड में लिख लेना है ताकि आप बार बार पढ़ सको, कंफ्यूजन ना हो सको। क्या भारत ने हाल ही में एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 25 से 26 सत्र के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है, अध्यक्षता जो ग्रहण की है। भारत ने 67वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान आधिकारिक रूप से एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है। कौन सी मीटिंग थी, 67वीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखें। बिल्कुल
देखो स्टैटिक पोर्शन, इस बुक की खासियत बात यही है, आपका स्टैटिक पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग होता चलेगा इसमें, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से भी लिंक करके ये देते हैं। एशियाई उत्पादकता संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में है। वर्तमान में इसके सदस्य 21 हैं। भाई सदस्य भी तो पूछता है, तो ये भी तो जानना जरूरी है। मिजोरम देश का पहला, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा और त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बने हैं। पूर्ण साक्षर राज्य बने हैं। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा कौन सा है? त्रिपुरा आपका है। ठीक है ना, तो ये चीज तो हम कंप्लीट ही कर चुके हैं, बस ये चीज देख लो, ये चीज देखो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बुक बढ़िया है, क्योंकि जहां पे इसको लगेगा कि जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक आध पॉइंट जो है अलग से भी ये देते हैं। जैसे ये पॉइंट आप पढ़िए, कह रहा है इससे पूर्व जून 2024 में लद्दाख भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश था। अगर वो पहला केंद्र शासित पूछेगा तो आंसर भाई लद्दाख होगा, लेकिन अगर वो राज्य पूछेगा तो मिजोरम होगा। तो क्या होगा? मिजोरम होगा। ठीक है, नहीं तो फिर मतलब उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं ना राज्य और यूटी में। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब, सभी को पता है, लेकिन मोटे तौर पे हमें कवर करना है। कह रहा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 नागरिकों को जो आतंकवादी थे उन्होंने मार दिया था। इसके ही जवाब में भारत ने जो है क्या शुरू किया? ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। और थोड़ा सा डिटेल देखेंगे इसके बारे में, बस और ज्यादा तो है नहीं। ठीक है ना, इसी को ध्यान रखना है, डेट भी आपको ध्यान में रखना है। और जो शुरू किया था तो इसकी डेट उन्होंने दी होगी, बिल्कुल 7 से 10 मई। तो इस डेट को भी ध्यान रखना, 7 से 10 मई को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 का शुभारंभ तो किसने किया है? सबसे पहले तो ये जानना है हमें। कह रहा पंचायती राज, जो भारत का पंचायती राज मंत्रालय है उसने इसको शुरू किया है। और शुरुआत कब से हुई? 26 से 27 मई 2025 को शुरुआत हुई है। किसने की है? तो नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में इसका आयोजन जो है किया गया था। इस पहल का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर योजना, निगरानी और शासन के लिए सशक्त उपकरण प्रदान करना। ठीक है ना, क्योंकि भैया उद्देश्य भी पूछे जाते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, अभी हमने क्वांटम कंप्यूटिंग वैली पढ़ी थी अमरावती में, है ना। अब ये दूसरा आ गया, उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी देख लेते हैं क्या हो जाता है। नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। इसका कहां किया गया? नई दिल्ली। तो दोनों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है। अगर क्वांटम वैली, क्वांटम कंप्यूटिंग वैली पूछे तो अमरावती, वही पूछे कहां चला गया भाई, वही पूछे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया, तो आपका कहां किया गया भाई? तो आपका दिल्ली में किया गया है, दिल्ली में मेटकॉफ हाउस। एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला हो सकता है, मेटकॉफ हाउस तो खैर ठीक है, लोग जानते होंगे भाई दिल्ली में। एक आपका हैदराबाद हाउस है, हैदराबाद, हैदराबाद हाउस पूछा गया था। हैदराबाद हाउस कहाँ है? नाम जरूर हैदराबाद है, लेकिन भैया है दिल्ली में। ठीक है ना, है दिल्ली में, नाम जरूर हैदराबाद हाउस है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला, स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी जो है प्रदान कर दी गई है। थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में। 7 मई 2024 को कह रहा है कि जो स्टारलिंक कंपनी है एलन मस्क की है, इसने जो है भारत में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन वॉइस सैटेलाइट लाइसेंस हेतु लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। मतलब इसको लाइसेंस दे दिया गया। आपने ऐसे MOU सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। अभी हाल ही में रहा LOI क्या है, उसकी फुल फॉर्म होती है लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, स्टारलिंक के पास वर्तमान में 7000 से भी अधिक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क इनके पास। भारत में हाई स्पीड लो लेटेंसी इंटरनेट उपलब्धता कराएगा। और यह लाइसेंस स्टारलिंक को भारतीय एयरटेल, यूटेल सेट की बनवेव और रिलायंस जियो के बाद ये तीसरी कंपनी बन जाएगी जो भारत में क्या करेगी, जो है इंटरनेट प्रदान करेगी। तो पूछ सकता है कौन सी कंपनी बन जाएगी? तीसरी। ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूं अभी आपको। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन केंद्र
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया। कहां? पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में। पश्चिमी जिला पूछे तो कामेंग, और प्रॉपर ही अगर वो जगह पूछ ले तो दिरांग। आपको लगता नहीं भाई अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिबांग, दिबर के भी नाम है, तो उसी के अनुसार ही नाम इसके हैं। यह परियोजना कह रहा, इस परियोजना में किस किसने जो है योगदान दिया है? तो CESHS नॉर्वेजियन जियो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने, आइसलैंड की कंपनी जियोट्रॉफी विद EHT और गुवाहाटी बोरिंग सर्विसेज, इन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है ना, इन्होंने मतलब बनाया है इसको। फिर क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भूतापी ऊर्जा क्या होती है? कह रहे हैं भूतापी ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो थर्मल। जियो का मतलब पृथ्वी, थर्मल का मतलब ऊष्मा। और ज्यादा इसमें जो है डिटेल जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। ओके, फिर भारतीय रेलवे के पहले 9000 हाउस पावर, एचपी का, सॉरी हाउस पावर कह रहा हूं, हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया गया है। किसने किया? क्या नाम है इसका? 26 मई 2025 को भारतीय रेलवे के पहले लग गया भाई, कितना विशाल इंजन अभी तक बना नहीं था। 9000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उद्घाटन किया है। किसने? तो मोदी जी ने किया है। कहां किया है? तो गुजरात के दाहोद में, गुजरात के दाहोद में। पूछा जा सकता है कहां किया गया है, क्योंकि स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के दाहोद में किया गया है। ठीक है ना, और हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं। बिल्कुल, बस ये देखते हैं, तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति, बस इतना ही पढ़ना है। वो पूछ लेगा कि भाई अभी हाल ही में 2025 में किस राज्य ने अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति जो है लॉन्च की है? तो तमिलनाडु में। और ज्यादा इसमें कोई डिटेल है नहीं, तो मैंने कवर इसको करवाया नहीं है। बिल्कुल, आगे देख लेते हैं। उसको तो मैंने छोड़ ही रखा है ना। ये देखो, भारत की पहली, अब जहां पर भी पहली लग जाए आपको ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाना है। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता। पूछा जा सकता है हाल ही में न्यूज में रहा शब्द अंकिता क्या है? तो क्या है? भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर है अंकिता। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे 15 मई 2025 को लॉन्च किया है, और यह भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता इसका नाम है। ठीक है ना, बस इसमें तो हमें इतना जानना है। भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ध्रुव नीति। ध्रुव नीति ये क्या है भाई? बिल्कुल मेंस में पूछा जा सकता है। कह रहा है डिजिटल हब बनाने के लिए भारत को जो 30 मई 2025 को इसका अनावरण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश में डिजिटल पता प्रणाली बनाना। डिजिटल पता प्रणाली बनाना जो पते की जानकारी को संरक्षित और उपयोग करने के तरीकों को बदल सके। ध्रुव की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो फुल फॉर्म ध्यान रखिए, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए और देखें आगे भाई। बिल्कुल, देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजीजम अंतरराष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया 2 मई 2025 को। इसका नाम इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए, कह रहा है इसकी लागत कितनी आई है? तो 8800 करोड़ रुपए लागत इसकी आई है। यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो पूछा जा सकता है देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट कौन सा है? तो बिजगम वाला है, केरल में स्थापित किया गया है। मोदी जी ने 2 मई को इसको जो है शुरू किया है, उद्घाटन इसका किया है। तेलंगाना सरकार के कबाल के बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। और ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है। कहां का है? तेलंगाना का है। नाम क्या है? कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, और आगे जो ज्यादा, हाँ ये भी ध्यान रख लो, ये है कहाँ, मतलब पर्टिकुलर अगर जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछा जाए तो यह आसिफाबाद जिले, तेलंगाना का एक जिला आसिफाबाद, तो वहां पे ये स्थित है। आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है। अभी भी पूर्वोत्तर के कई
राज्य ऐसे हैं, कई ऐसे शहर हैं जहां पे रेल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं थी। आइजोल में भी, मिजोरम में, आइजोल का मतलब क्या, मिजोरम में, है ना भाई, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, तो वहां पर भी बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन के जरिए इसको जो है जोड़ दिया गया है। साथ में ये ध्यान रख सकते हो, मिजोरम को ही पहाड़ी लोगों की भूमि भी कहते हैं, स्टेटिक पोर्शन के रूप में। बिल्कुल। 16वीं एशियाई शेर गणना 2025, 16वीं एशियाई शेर गणना 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखते हैं 16वीं ये एशियाई शेर जनगणना जो कि 21 मई 2025 को इसका डाटा जो है रिलीज किया गया है। कह रहे कि पहले जो है 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हुई है। तो वर्तमान में भारत में कितने एसी शेर नहीं, एशियाई शेर कह रहा है, 891 इनकी संख्या हो गई है। कह रहा गुजरात में 891 एशियाई शेर हैं। अब देखो सबके सब गुजरात में है। यह संख्या वर्ष 2020 में 15वीं जनगणना में इतनी थी, लेकिन 16वीं जनगणना में 32.2% बढ़ के 891 हो गई है। कुल शेयरों में, ऐसे फैक्ट्स बनते हैं यूपीएससी में, कुल शेयरों में 44.22% पारंपरिक रूप से संरक्षित आदिवासियों से बाहर के क्षेत्र से संबंधित है। कौन, जो एशियाई शेर है। कह रहे गुजरात का जो अमरेली जिला है वहां पे शेरों की संख्या 257 सबसे अधिक है। डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट गुजरात की, वहां पे एशियाई शेरों की संख्या सबसे ज्यादा है। जबकि मित्याला वन्यजीव अभ्यारण्य शेरों की संख्या दुगनी होकर 32 हो गई है। तो यहाँ पे शेरों की संख्या में जो है दुगनी वृद्धि हुई है, मतलब पहले 16 होंगे अब 32 हो गए। फिर कह रहा गुजरात का वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य स्टैटिक के रूप में आपको ध्यान में रखना है। आगे बेंगलुरु आधिकारिक रूप से भारत की 13वां राजधानी, ठीक है ना, तो उसको ध्यान रखना है। बेंगलुरु को आधिकारिक रूप से जो भारत की 13वां राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया है। बेंगलुरु का जो बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको भी ध्यान रखना, ये कहाँ है आपका, यहीं पे है, बेंगलुरु में ही है, इसको ध्यान में रखना। ओके। मध्य प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों का तीसरा स्थायी आवास। जब कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में एक पड़ता है, कूनो नेशनल पार्क, वहां पे पहली बार अफ्रीका से चीते लाए गए थे। तो पीसीएस ने क्वेश्चन जो पूछा था, आई थिंक 2023 की ही बात होगी, 23 के आसपास। अगर थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग पेपर उठा के भी देख सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से भी चांस है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए। कह रहा है मध्य प्रदेश जो कि अब चीता स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, जल्द ही नौरादेही अभ्यारण्य में भी चीतों को बसाया जाएगा, जो कि चीतों के लिए तीसरा आवास होगा। एक तो मुझे पहला वाला तो ध्यान है कूनो, लेकिन दूसरा शायद माधव है या ऐसे कोई है, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। उसको मैं भूल चुका हूँ क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है, 2023 की। चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, इनका नाम ध्यान रख लीजिए बस, ग्रेबियल बोरिक फोंट इनकी जो है यात्रा, इन्होंने भारत की यात्रा की है, ठीक है ना। क्योंकि मिलाने के लिए दिए जाते हैं भाई, पीसीएस में तो मिलाने के लिए देगा कि किस देश के कौन से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो इनको ध्यान में रखना, थोड़ा सा और में ध्यान रखना है स्टैटिक रूप में। चिली जो है कॉपर और लिथियम में विश्व का पहला देश है। पहला का मतलब सबसे अग्रणी, सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। अगर बात करें कि भाई लिथियम जो है ना, लिथियम, तो ए बी सी, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, सी से चिली। तो यहाँ पे लिथियम सबसे ज्यादा लिथियम पाई जाती है तीनों कंट्री में, ठीक है ना। और देख सकते हो इन दोनों देशों के बीच, मतलब भारत और ब्राजील के बीच में कीपा भी हुआ। ये कीपा क्या है, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये जो है आपका समझौता किया जाता है। फिर कह रहा है इस अवसर पर विभिन्न देशों में सहयोग के लिए 4 समझौते और किए गए हैं। अंटार्कटिका सहयोग पर ये 4 समझौते ध्यान रख लीजिए। अंटार्कटिका समझौते पर आशय पत्र भारत चीनी सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम संबंधित, मतलब इससे संबंधित है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, कह रहा राष्ट्रीय आपदा निवारण एवं प्रतिक्रिया सेवा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन तथा चिली की कोडेल्को और भारत की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच में भी जो है समझौता हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है किन किन 2 कंपनियों के बीच में हुआ, तो इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है दुबई के क्राउन प्रिंस से हमदान
बिन मोहम्मद की भारत यात्रा। तो ध्यान रखना है, दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद की भारत यात्रा। कुछ इंपॉर्टेंट है, समझौता हुए तो देख लेते हैं इसमें। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कह रहा है कई महत्वपूर्ण, जब दोनों देश के भाई नेता आपस में मिलते हैं तो कई एग्रीमेंट्स होते हैं, कई टॉपिक्स पे बातचीत होती है। तो उनमें से एक कह रहा है कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में आईआईएम बोलते हैं, जो अहमदाबाद में है, इसका एक कैंपस दुबई में स्थापित किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है दुबई में स्थापित करेगा कौन, आईआईएम अहमदाबाद। केरल में कोच्चि एवं गुजरात में बाड़ीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर की स्थापना भी की जाएगी दोनों देशों के सहयोग से। फिर कह रहे दुबई में यूएई इंडिया फ्रेंडशिप हॉस्पिटल की स्थापना भी की जाएगी, उसके लिए भूमि वगैरह जो है आवंटित कर दी गई है। और इनके बीच भी केपा केपा जो है मतलब समझौता एक तरीके से वो हो चुका है। पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के बीच में केपा समझौता भारत का हुआ है, किन किन बीच में नहीं हुआ है। जैसे इस बार यूपीएससी ने पूछा था कि भारत किन किन देशों के साथ में रुपए, जो करेंसी रुपए में व्यापार करता है, तो 6-7 देशों के नाम दिए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है। यह एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, तो वो भी पूछा जा चुका 2022-23 के एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसको भी ध्यान में रखना है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, इनकी भारत यात्रा हुई है, बहुत ज्यादा हमें इसमें कवर नहीं करना, इसका नाम ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति अमेरिका के कौन है, जेडी वेंस है। श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बार भी जब आरओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी जो है यूनेस्को की साइट से क्वेश्चन पूछा गया था। और जिस बार जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो रमप्पा नहीं शांति निकेतन और एक साइट और थी, उन्हें शामिल किया गया, तो वहां यूपीएससी ने भी पूछा। अब ये देखो यूनेस्को की साइट नहीं है, ये यूनेस्को का एक रजिस्टर है। क्या नाम है इसका, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इन दो ये जो किताबें हैं फेमस भारत की, उन्हें शामिल किया गया है। एक तो गीता जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, और एक नाट्य शास्त्र, दोनों को शामिल किया गया। अब जैसे यूपीएससी क्या करेगा, करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, बस इन किताबों से पूछेगा कि भाई इनकी रचना कब हुई, किसने रचना की, किस किस चीजों के बारे में इस किताब में बताया गया है। तो आपको ऐसे जो है लिंक करके पढ़ना है। कह रहा है भगवत गीता की रचयिता जो भरत मुनि ने की है। नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। कह रहा है इस रजिस्टर में 72 देशों और 4 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कुल 74 नई पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। इनके साथ में भारत की दो मतलब ये है किताबें, इन्हें शामिल किया गया है। अब जो है इनकी संख्या इस रजिस्टर में कुल मिला के कितनी संख्या हो चुकी है, 570 जो है मतलब ऐसी पांडुलिपियों को शामिल किया जा चुका है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब देखो इंडिया के बारे में। वर्ष 1992 में स्थापित किए गए विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत के ऋग्वेद सहित 12 रचनाएं पहले से ही शामिल है। भाई 12 रचनाएं पहले से ही शामिल है, 2 रचनाएं और शामिल की गई हैं, तो टोटल में 14 हो जाएंगी। ये भी संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। एक आध जो है टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। तो 2 टॉपिक और ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। भारत का आईजीआई दुनिया का 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा, आईजीआई जिसे हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बोलते हैं, वो वाला है। कह रहा है 2024 में विश्व का 9वां सबसे बेस्ट हवाई अड्डा आईजीआई रहा है भारत का। और जहां पर कुल मिला के 7.7 करोड़ यात्रियों ने जो है यात्रा की है 1 साल के अंदर। और देखिए कह रहा है कि 10वां सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा था। भाई 2023 में कह रहा है कि आईजीआई जो दिल्ली वाला एयरपोर्ट है वो 10वां रहा था, और 2024 में कौन सा रहा है, तो 9वां रहा है, ठीक है ना, 9वां रहा है। अब थोड़ा स्टैटिक पोर्शन, कह रहा है ये जो आंकड़ा है वो कौन जारी करता है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसके तहत यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहाँ पे छोड़, इसके तहत कह रहा है कि इसके तहत जो दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है वो अटलांटा है। अटलांटा यूएसए का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। टॉप 3 ध्यान रख लीजिए, बस ज्यादा नहीं, ध्यान रखना। दुबई तो बताने की आवश्यकता है नहीं, यूएई,
और डल्लास फोर्ट वर्थ, तो ये भी आपका यूएसए का ही है। तो तीनों को ये ध्यान रखना। और भारत का पूछे तो नई दिल्ली आईजीआई, ये जो है 90 नंबर का आपका क्या सबसे बेस्ट दुनिया का हवाई अड्डा है। इस टॉपिक को हम और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 5 विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस भारत में, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की बोलोंगोंग ये एक यूनिवर्सिटी है। वह डिकिन यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के परिसर गांधीनगर गिफ्ट सिटी में स्थापित किए जाएंगे। गांधीनगर को एक गिफ्ट सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बोलोंगोंग और डिकिन जो यूनिवर्सिटी है ये अपनी यूनिट्स जो है स्थापित करेंगे। जबकि ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जो हरियाणा का गुरुग्राम है वहां पे अपने कैंपस को स्थापित करेंगे। इसकी मंजूरी किसने दी है? तो यूजीसी, सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। यूजीसी ने इन्हें जो है भारत में कैंपस स्थापित करने की मंजूरी भी दे दी है, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूछा जा सकता है कि इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस देश का है? तो ये जो है आपका शिकागो स्थित, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके, ये यूके की है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया तथा इंस्टीट्यूट यूरोपिया डी डिजाइन यूनिवर्सिटी इटली। तो ये 5 विश्वविद्यालय के नाम ध्यान रखना, मैचिंग के लिए भी आ सकता है। उसके बाद थोड़ा रुक जाओ भाई। इलियोनिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी होगी भारत में अपना कैंपस स्थापित कर रही है। मेरे ख्याल से ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा और देख लेते हैं यूपी स्पेशल में। क्या वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को टेक्नोलॉजी व रिसर्च की पढ़ाई के लिए ये अपना कुल मिला के जो है वेस्टर्न सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये अपना कैंपस स्थापित करेगी। ठीक है, तो आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, बोरिंग ना हो, आपको इंटरेस्ट आ सके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आपके सजेशन का मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।